अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। इस वक्त नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में मौजूद हूं और आप प्रोग्राम रूबरू की ये खसूसी एपिसोड देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर रिटायर्ड यहां नेपाल में लापता हुए और आज तक उनका कोई इल्म नहीं है। 7 अप्रैल से उनको तलाश करने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नेपाल की हुकूमत के ज़रिए मसलसल कोशिशों को जारी रखा हुआ है। वो लापता हुए, लेकिन जब पता चला कि वो नेपाल में भारत के एक सरहदी गांव से लापता हुए तो उसके बाद कुछ हकायक सामने आए जिनकी तहकीक करना, जिनको बराह रास्त जानना हमारे लिए ज़रूरी था। इसलिए हम भी कर्नल हबीब ज़ाहिर के रूट से होते हुए यानी मस्कत आए, मस्कत से काठमांडू आए और हमने भी वही रूट अब देखना है, क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर रिटायर्ड काठमांडू आए थे। उनके लिए हयात रेजेंसी में कमरा बुक था, वो कमरे में नहीं गए बल्कि बराह रास्त एक फ़्लाइट पकड़ी काठमांडू से बहरवा, जो कि आखिरी एयरपोर्ट है भारत की सरहद पर, वहाँ पहुँचे थे और फिर कहाँ गए कोई पता नहीं है। आखिरी राब्ता उनका लुम्बिनी एक शहर है जो कि महात्मा गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश भी है और भारत की सरहद के बिल्कुल ऊपर वाक़या है, वहाँ आखिरी राब्ता हुआ, उसके बाद लापता हो गए। हम ये सारा ट्रैवल भी करेंगे, उन जगहों पर भी जाएंगे और ख़ुसूसी तौर पर भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जाएंगे ताकि देखें वहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट की क्या सूरत हाल है। जिस तरह से ये ख़तरात अब बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट बुक करवाने वाले भारतीय थे, कर्नल हबीब ज़ाहिर की होटल बुकिंग करवाने वाले भारतीय शहरी थे और आखिरी बार जिन्होंने बहरवा एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया वो भी भारतीय शहरी थे। तो ख़तरा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको शायद एंट्रैप किया गया भारत ले जाने के लिए। तो हम भारत और नेपाल के बॉर्डर पर जाएंगे, वो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या वहाँ पर किसी बंदे को ट्रैप करके, किडनैप करके वहाँ पर ले जाना मुश्किल है या आसान है। चूँकि हम नेपाल आए हुए हैं, काठमांडू में मौजूद हैं, इसलिए हम थोड़ा सा नेपाल के हवाले से भी आपको बताएंगे कि नेपाल बड़े सगीर का, जनूबी एशिया का एक बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, मशहूर मुल्क है। यहाँ सयाह आते हैं, वो किस लिए आते हैं और कर्नल हबीब ज़ाहिर यहाँ पर किस लिए आए थे, ये सारी बातें आप देखेंगे आज प्रोग्राम रूबरू की ख़ुसूसी एपिसोड में। नेपाल की इलाकाई अहमियत मैं आपको बता रहा था। बिल्कुल मेरे पीछे सार्क सेक्रेटेरिएट है, सार्क के फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान तामन की तंजीम बनाई गई थी। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में सार्क की 17वीं समिट होनी थी, सार्क का 17वां सरबराही इजलास होना था, लेकिन वो इजलास ना हो सका। बहरहाल नेपाल में हम आए, काठमांडू में आए, हमने सोचा आपको सार्क सेक्रेटेरिएट दिखा दें और साथ साथ अहम चीज़ जो पाकिस्तान के हवाले से है कि इस वक्त सार्क के सेक्रेटरी जनरल अमजद सियाल साहब हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस के सीनियर ऑफिशियल हैं। हमारी नेपाल के हवाले से, काठमांडू के हवाले से ये प्रोग्राम हमारा जारी है। You've been living here for 3 years in Nepal, in Kathmandu and elsewhere. You might have traveled in this country. What are you doing here and what makes your stay so interesting here? Well, indeed, as you say, my staying here is a very, very interesting one for many, many reasons. First of all, I've been exposed to humanity, a different kind of humanity than the one we have at home, but still humanity, and so that has been a very, very positive experience. What I try to do is I try to bring my support to the Nepali people. If they want it the way they want it, they have to decide the kind of support they need from us. What brings you here in Nepal?
I like Asia, I like visit Asia, and as we have a friend here, we thought it would be a nice opportunity to visit the country, so we went to the mountains, to Pokhara, and now we visit the capital Kathmandu, and that will be our program for this trip. Which country you are from and what brings you here in Kathmandu, Nepal? I'm from the Netherlands, and I come here because actually Nepal has a little bit a special place in my heart. I came here to do volunteering work, and a few years before, so I come again to visit the houses where I worked, and to come for teachings because in Nepal are a lot of Buddhist masters, and also because I want to do trekking. So for these three reasons, I come to Nepal. What kind of volunteer work you've been doing here in the past and now as well? Actually, just in the past, but I was working in an orphanage for street children. So yes. Yeah. And how did you find your stay in an important country of South Asia called Nepal? How I find my stay? Very nice. I'm very happy to be here back again, and I feel actually a little bit home in Nepal. So very good. Yeah. Thank you. Thank you. नाज़रीन, आप नोट कर रहे हैं कि नेपाल में लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट आते हैं। वो माउंट एवरेस्ट देखने के लिए आएँ या महात्मा गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश पर आएँ, वो टूरिस्ट होते हैं। और साथ साथ हज़ारों की तादाद में फॉरेन वर्कर्स भी आते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर रिटायर्ड यहाँ आए। एक फॉरेन वर्कर की हैसियत से उनको बुलाया गया और ट्रैप करके लापता कर दिया गया। अगर वो यहाँ मौजूद होते, आज अप्रैल का महीना पूरा गुजर गया, मई आ गया है, वो यहाँ होते तो इन हज़ारों फॉरेन वर्कर्स में मौजूद होते। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि वो ट्रैप हुए और उनको लापता कर दिया गया। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम भी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम यहाँ काठमांडू से बुद्धा एयर के ज़रिए हम बहरवा जाएंगे और कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर भी इसी बुद्धा एयरलाइन के ज़रिए काठमांडू से बहरवा गए थे। हम बिल्कुल लुम्बिनी भी जाएंगे जहां कर्नल हबीब के साथ आखिरी राब्ता हुआ था। हम रास्ते का हाल बताएंगे, हम वहां लुम्बिनी का हाल बताएंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम रूबरू की आप स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं नेपाल से और मैं इस वक्त मौजूद हूं काठमांडू में। हम बात कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर रिटायर्ड की नेपाल आमद कैसे हुई। हमने आपको नेपाल का एक ग्राउंड सिनेरियो बताया कि यहाँ लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट आते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर फॉरेन वर्कर्स आते हैं। अब इस सेगमेंट में हम आपके सामने वो हकायक रखेंगे जो आपको बताएंगे कि कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर को कैसे ट्रैप किया गया, किस तरह उनको जॉब की ऑफ़र दी गई, उनकी टिकट कहां के लिए बुक करवाई गई, किसने बुक करवाई, उनका काठमांडू में होटल का कमरा किस जगह बुक हुआ, किसने करवाया, और फिर उनको बहरवा एयरपोर्ट पर रिसीव करने वाले कौन थे। हम ये सारे हकायक आपके सामने रखेंगे और साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले को कैसे ले रही है, भारत की हुकूमत के हवाले से जो कहा जा रहा है कि तीनों शहरी वो टिकट बुक करवाने वाला, होटल बुक करवाने वाला और रिसीव करने वाला भारतीय शहरी थे। तो भारत का भी हमारे पास एक छोटा सा मौक़िफ़ है, वो इस्लामाबाद में उनके हाई कमिश्नर ने दिया था। हम वो भी आपको सुनाएंगे ताकि हम आपको इस सारे मामले के दुरुस्त हकायक और तमाम तर पहलुओं से आगाह कर सकें। We have not ruled out the involvement of hostile agencies, but we definitely want to see and wait what Nepal government comes up with as a result of their own investigations. जो मुद्दा आपने अभी उठाया इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं तो समझता हूँ आप पाकिस्तान आर्मी से ये पूछिएगा, पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछिएगा, शायद उनको ज़्यादा पता हो।
नाजरीन, हम काठमांडू में हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर रिटायर्ड की यहाँ नेपाल में गुमशुदगी, उनका लापता हो जाना और मुबैना तौर पर उनको इंट्रैप करके कहीं और ले जाना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा। ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान हर तरह से रब्ते कर रही है। वहाँ इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा नेपाल के सफारत खाने से भी रब्ते में है और यहाँ पाकिस्तान का सफारत खाना भी नेपाली हुकूमत, नेपाल की वजारत ख़ारजा से रब्ते में है। इस वक्त हम बात करेंगे नेपाल में काठमांडू में तैनात पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर जनाब जावेद अहमद उमरानी साहब से। उमरानी साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन आप कोशिशें कर रहे हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंस आपके ज़रिए हो रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि उनको रिसीव करने वाले इंडियन सिटीज़न थे, टिकट बनाने वाले इंडियन सिटीज़न थे, उनकी होटल बुकिंग कराने वाले इंडियन सिटीज़न थे, तो फिर मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जी देखें, ये जो आपने सारी अभी हमें मालूमात बताई हैं, ये हमें वजारत ख़ारजा इस्लामाबाद ने भी इन्हीं लाइंस में हमें बताया है और यही जो है इन्हीं लाइंस पे हमने लोकल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उनसे हमने ये लिखा है कि जी हमें मालूमात बताई जाए कि हमारे शहरी हैं जो कि मीडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से एक जगह नेपाल में भैरा हवा के एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वहाँ से फिर लुम्बिनी करीब है और उसके बाद कहीं वो स्ट्रेस नहीं है। इन्हीं लाइंस पे हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काठमांडू से रुजू किया है, उनको लिखा भी है, लेकिन ताहाल हमें इसका कोई बताया नहीं गया है। लेकिन ये भी है कि यहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हमें इस बारे में ताउन कर रही है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो इस्लामाबाद में है, इन्होंने भी जो है नेपाली सफारत खाना जो इस्लामाबाद में है उनसे रुजू किया है और ताहाल हमें इसके बारे में कोई भी मालूमात फराहम नहीं की गई। एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस दुनिया भर में अगर कोई शख्स नहीं मिल रहा तो कोई एफआईआर जैसे हमारे सिस्टम में दर्ज होती है, कोई मकामी पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती है। आप भी यकीनन कुछ न कुछ इक़दामात लिए होंगे पुलिस के हवाले से, लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से, वो क्या हैं? जी, एक तो हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लोकल वजारत ख़ारजा से हमने रुजू किया है और दूसरा इनकी जो है पुलिस में टूरिस्ट पुलिस है जहाँ पे गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उनसे भी हमने राइटिंग में जो है लिखत में उनसे हमने किया है, रुजू किया है, लेकिन ताहाल हमें वहाँ से भी कोई चीज़ नहीं बताई गई है। ये फरमाइए कि नेपाल की हुकूमत को हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस गई है, वो इस्लामाबाद में नेपाली सफारत खाने के थ्रू हो या आपके तवस्सुत से हो। नेपाल ऑन द रिकॉर्ड इन राइटिंग क्या कह रहे हैं? इंटरपर्सनल मीटिंग में तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बट लीगल बाइंडिंग वो होती है जो इन राइटिंग चीज़ दी जाए। इनका सरकारी मौक़िफ़ वो क्या सामने आया है? जी देख, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये मामला गुमशुदगी का हमें बताया गया एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान काठमांडू को, हमने 7 अप्रैल को उनसे रुजू किया राइटिंग में, लेकिन ताहाल हमें उसे बताया नहीं गया है, इस मामले पे हमें बताया नहीं गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान तामुन बहुत शुरू से है, ज़ाहिर है 60s से ऑनवर्ड हमारा एक एक्सेलेंट रिलेशनशिप रहा है नेपाल के साथ। जब हम ये ताल्लुक़ की बात करते हैं और बड़े फ़ख्र से बात करते हैं कि इस रीजन में नेपाल हमारा बड़ा इत्तेहादी है, पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर रिटायर्ड के हवाले से, जब वो ये कुछ नहीं बता रहे ऑन द रिकॉर्ड, हम एक उम्मीद का पैगाम क्या लेकर पाकिस्तान वापस जाएं कि पाकिस्तान का एक शहरी नेपाल की सरजमीन से लापता हुआ है, मिसिंग है वो वहाँ पर, हम पाकिस्तान में क्या मैसेज महसूस करें एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न? जी, उसमें यही है कि हमने अपनी कोशिशें अभी भी जारी रखी हैं, वो इस्लामाबाद में भी वजारत ख़ारजा की तरफ से और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान वजारत सफारत खाना जो यहाँ पे है काठमांडू में, हमने ये चीज़ें, ये जो कोशिशें अभी भी जारी रखी हैं और हम मुस्तकबिल में भी ये कोशिश जारी रखेंगे। ये फरमाइए, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात तो हैं,
कोई ऐसा मुआहदा है एक दूसरे के शहरियों की प्रोटेक्शन का, या मैटर्स ऑन लीगल जो लीगल मैटर्स होते हैं उन पर कोई बामी कागजात के एक्सचेंज करने का, कोई एक्सट्रेडिशन, कोई किसी तरह का ऐसा मुआहदा है दोनों मुल्कों के दरमियान? जी, पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान इस तरह के जो माहदों पे बातचीत चल रही है, लेकिन ताहाल कोई भी इस तरह का मुआहदा पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान नहीं है। नाज़रीन, नाज़िमुल अमूर जावेद उमरानी साहब भी यही बता रहे हैं कि कर्नल मोहम्मद हबीब ज़ाहिर रिटायर्ड की गुमशुदगी, उनका यहाँ लापता होना, वो तो एक एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन वो कहाँ हैं, वो कब मिलेंगे, उनके साथ हुआ क्या, ये वो मिसिंग लिंक्स हैं जो अभी तक हल तलब हैं। ये पाकिस्तान के सफारत खाने में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बराह रास्त हम बातचीत सुना रहे थे पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर जनाब जावेद अहमद उमरानी साहब की। कर्नल हबीब ज़ाहिर काठमांडू उतरे और हायट रेजेंसी यानी अपने होटल जाने की बजाय उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी उसी दिन और यहाँ बहरवा एयरपोर्ट आके उतर गए। नेपाली हुक्काम ने भी हुकूमत पाकिस्तान को, यहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने को ये बताया है कि फुटेज में कर्नल हबीब ज़ाहिर इसी बहरवा एयरपोर्ट से निकलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए कुछ दीगर अफराद भी मौजूद थे। बहरवा एयरपोर्ट जब वो उतरे उसके बाद कहाँ गए कोई पता नहीं है। यहाँ पर भारत का बॉर्डर थोड़े ही फासले पर है, सुनोली उसका नाम है, जहाँ पर फॉर्मल लोगों का आना जाना रहता है। कर्नल हबीब का बहरवा एयरपोर्ट उतरने की तो फुटेज है, मीन साबित होता है कि वो उसी दिन यहाँ आए थे, उन्हें कुछ लोगों ने रिसीव किया था। अब वो आगे कहाँ गए ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। हम अब बिल्कुल भारत और नेपाल के सरहद पे यानी बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे बिल्कुल गेट है, ये वो गेट है जो नेपाल और भारत के दरमियान आमद-ओ-रफ्त को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और जिस तरह की मैनेजमेंट बॉर्डर की नज़र आ रही है वो बिल्कुल आपके सामने है। हम बहरवा एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पहुँचे और हम ये देखना चाह रहे थे कि बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है और कर्नल हबीब ज़ाहिर जब गायब हुए बहरवा आकर तो कहाँ गए होंगे। अगर इस तरह का बॉर्डर मैनेजमेंट है फिर तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी को लाया जा सकता है, किसी को ले जाया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथी जो मसलसल काठमांडू आए, काठमांडू से बहरवा एयरपोर्ट आया और बहरवा से यहाँ सुनोली आए। उनकी ज़रा मैं राय लेता हूँ क्योंकि ये सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, मसलसल ये ऑब्ज़र्व करते रहे हैं। पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर के साथ भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। ज़रा मैं चाह रहा था कि अपनी पर्सनल राय के साथ साथ इनकी प्रीशियस ओपिनियन लूं और आपको बताऊं कि हम क्या फील कर रहे थे कलेक्टिवली। मियां अबरार पाकिस्तान टुडे के रेजिडेंट एडिटर हैं इस्लामाबाद के। मियां अबरार साहब, कर्नल हबीब ज़ाहिर बहरवा एयरपोर्ट उतरे, एस्टैब्लिश हुआ, फुटेज बनी उनकी, अब उसके बाद वो लापता हो गए और लापता होने के बाद अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरह का है तो आप खुद ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं क्या हुआ होगा, वो कहाँ गए होंगे? प्राचा साहब, थैंक यू मच। क़ारीन के लिए भी और हमारे लिए तो बहुत आई ओपनर था ये कि दुनिया में आपने भी बहुत मुल्क घूमे हैं, हमने भी बहुत मुल्क घूमे हैं, कई बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे भी गए हैं, बट दिस इज़ नॉट बॉर्डर क्रॉसिंग, दिस इज़ अ पासवे। और पासवे जो है बस वो ऐसे ही है, बगैर किसी मैनेजमेंट के है और उस तरह से कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उस तरह से इवन रैंडम चेकिंग भी हमें नज़र नहीं आई। तो ये बड़ा एक्सपोजिंग है कि किस तरह से यहाँ से मामलात हो रहे हैं और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है इंडिया का वो यहाँ पे है और किस तरह से वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। एंड इवन ये पूरा शहर ही तकरीबन यहाँ पे 70-80% जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी उन्हीं की है, उन्हीं के लोग यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। तो उससे जाहिर होता है कि उनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है और किस तरह से वो यहाँ पे दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो कर्नल साहब की जो मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस है वो यहाँ पे जो अभी तक ऑफिशियल्स के साथ जो हमारी बात हुई, आपकी बात हुई और जो इंटरव्यूज़ हमने किए हैं उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ स्पेसिफिक केस ऑफ एंट्रैपमेंट
उनको ट्रैप किया गया है, देन ही वाज व्हिस्क्ड अवे अक्रॉस द बॉर्डर, इस बॉर्डर से या साथ वाले बॉर्डर से। बट अभी तक जो सिचुएशन है वो बड़ी वाज़ेह है कि हु हैज़ डन इट। ईसा नकवी साहब नादरीन दुनिया टेलीविज़न के लिए काम करते हैं और आप इनको दुनिया की स्क्रीन पे देखते हैं। ज़रा मैं उनकी राय लूँगा। ईसा, कर्नल हबीब ज़ाहिर आए, नेपाल आए, काठमांडू एस्टेब्लिश हुआ, फिर बहरवा एयरपोर्ट आए और जस्ट ये 5, 7, 8 किलोमीटर का फासला है इस बॉर्डर पे। बॉर्डर की सूरत हाल आप देख रहे हैं। उनका इस एरिया में लापता हो जाना आपके ज़हन में किस तरह के सवालात पैदा करता है? देखिए, ये तो तय है ना कि एक एंट्रैपमेंट का हमें केस नज़र आता है, एक मुलाजमत का झांसा है। इसकी स्टोरी 3 महीने के ऊपर मुहित है। वो अप्लाई करते हैं, सीवी भेजते हैं। वो शख्स जिसको सीवी भेजी गई, मार्क थॉमसन, वो जाली निकला। उसका मोबाइल नंबर जो यूके का यूज़ हो रहा था वो बाद में बंद मिलने लगा। उसके बाद जो हम पूरे इस केस में देखते हैं कि वो वेबसाइट इंडिया से होस्ट हो रही थी। जिस शख्स ने यहाँ पर बहरवा एयरपोर्ट पर उसको रिसीव किया, डोली रेंचल, वो भारतीय शहरी था। जिसने उनका कमरे के लिए हायत रेजेंसी में बुकिंग करवाई काठमांडू में, वो भारतीय शहरी था, सुफल चौधरी। जिसने उसकी फ़्लाइट बुक करवाई, खातून सबू राजवरा, वो भारतीय शहरी थी। अब देखें, आप भी घूमे हुए हैं, वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो कोई और चीज़ होती है, लेकिन चेकिंग फ्री एंट्री जो है वो आपको इस बॉर्डर पे नज़र आती है। आप यूरोप गए हैं, आपने देखा होगा कि बावजूद इसके कि आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाना होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाना होता है ना, आइडेंटिटी दिखानी होती है। कम से कम साउथ एशिया में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया जाए। आप मेरे अकब में देखें, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, लोग एक लाइन में, एक कतार में, और गाड़ियां जो हैं वो जा रही हैं। और ये जो रुकी हुई हैं, ये ट्रैफिक जैम की वजह से रुकी हुई हैं। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कितनी फ्रीली यहाँ से मूव कर रही थी। तो ये जो सारा केस हमें नज़र आ रहा है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि यही वो पॉइंट हो जहाँ से कर्नल साहब को जो है वो इंडिया ले जाया गया हो, क्योंकि जो अभी तक हमने खुद अपने तौर पर लोगों से बात की है और देखा है, इस ज़िले में 4 तो ऑफिशियल, सरकारी ऑफिशियल एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स हैं जो भारत और नेपाल के इस ज़िले को मिलाते हैं। सिर्फ बॉर्डर सिर्फ इस ज़िले पर मुहित नहीं है, और अजला भी हैं जिनमें बॉर्डर है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी से भी हो सकता है। दूसरा ये कि इन पॉइंट्स के अलावा भी जो लोगों से बात हुई है कि वो उनको ज़रूरी नहीं कि वो इस सड़क के रास्ते ही जाएं, वो वैसे भी चले जाते हैं। और जो सबसे अलार्मिंग है, तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले इवन यहाँ तक हुआ कि इवन जो यहाँ की इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो इस हद तक भी लिबरेटेड फील करती है कि तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले एसपी हैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, ही केम इनसाइड नेपाल एंड किल्ड अ नेपालीज सिटीजन। तो ये वाकया जो है ये बताता है कि किस हद तक इंडिया जो है फॉर ग्रांटेड लेता है। इन्फ्लुएंस भी है उनका। मोना खान जियो न्यूज़ के लिए नादरीन काम करती हैं, आप इनको भी स्क्रीन पे देखते होंगे। मैं इनकी भी राय लेना चाह रहा हूँ। खासी देर से इस इशू पे ये रिपोर्टिंग कर रही थी, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इनके पास वो सारी इत्तलात होती हैं। मोना खान, क्यों ज़रूरी है यहाँ खड़े होके इस बॉर्डर के पार, हम देख रहे हैं इंडिया का बोर्ड नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, कितना ज़रूरी है ये इस्टेब्लिश करना? और जो बार बार हम कह रहे हैं कि कर्नल हबीब ज़ाहिर आए थे, यहाँ बहरवा उतरे थे, उसके बाद लापता हो गए, हम क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो यहाँ तक आए थे? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर नेपाल में जैसे आप इंडियन इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, और इस्टेब्लिश करना इसलिए ज़रूरी है, यहाँ पर आना इसलिए ज़रूरी था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हमारे खुद के लिए देखना ज़रूरी था। यहाँ पर बॉर्डर पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो यहाँ के मुकामी हैं उनको तो पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा वो क्रॉस कर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो भारत पहुँच चुका है। कर्नल साहब अगर प्रोबेबली इस गेट से गए हैं तो वो शायद जब उन्होंने वेलकम टू इंडिया का बोर्ड देखा होगा तब उनको पता चला होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पर बाकी ऐसा कोई स्टाफ, मैनेजमेंट, कोई पुलिस जैसे हमारे वाघा बॉर्डर में होता है उस तरह यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि पूरे नेपाल में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके क्रॉसिंग पॉइंट्स इंडिया के साथ लगते हैं, और जो लुम्बिनी है इसके 4 हैं, और एक और इसके अलावा जो क्रॉसिंग पॉइंट है यहाँ से 20 किलोमीटर अवे है, वहाँ के हवाले से भी कुछ डाउट्स मौजूद हैं, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये भी कुछ चीज़ें, कुछ शवाहिद सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि प्रॉबेबली शायद वो इस गेट से नहीं गए, शायद उस गेट से गए हैं, क्योंकि उनका फ़ोन जो है वो काफ़ी देर तक ऑन रहा है, क्योंकि अगर वो इस गेट से गए होते तो यहाँ पर तो 10 मिनट में बंदा पहुँच जाता है।
तो इसलिए इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं उनका कितना मजबूत किरदार हो सकता है। कर्नल हबीब ज़ाहिर की गुमशुदगी में अमजद अली साहब नादरीन PTV के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और ज़ाहिर है फ़ॉरेन ऑफिस देखते हैं और इस केस से ये भी उतने ही मुंसलिक रहे जितने मेरे दूसरे साथी रहे। मैं उनकी राय भी जानना चाह रहा हूँ। अमजद साहब, अब आप खुद मस्कत आए, मस्कत से आप काठमांडू आए, काठमांडू से आप बहरवा आए, ये वही रूट है जो कर्नल हबीब ज़ाहिर जिस रूट से आए थे और फिर लापता हो गए। ज़रूरी नहीं है कि इस गेट से वो कहीं गए हों या वो किधर गए, ये अभी हमें मालूम नहीं है। जो मालूम है वो ये है कि बहरवा एयरपोर्ट आने के बाद वो लापता हुए। आप इस सारे सिनेरियो को 3-4 दिन से आप देख रहे हैं, आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखें प्राजो साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे भी उनको ट्रैप किया गया है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। ये कोई हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में नहीं हुआ। 27 जनवरी को पहली उनको ईमेल हुई, वो ईमेल सारी हमने उनकी करस्पॉन्डेंस जो है मार्क थॉमसन के साथ देखी है जो एक हायरिंग रिक्रूटमेंट कंपनी चला रहे थे। अब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इंडिया के इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, कितना वो इन्वॉल्व है नेपाल के अंदर और किस तरह की कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं। और जो ये कार्रवाई हुई है ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुई है। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। नाजरीन, आपने बातचीत सुनी और हम मसलसल आपको सब कुछ बताते रहे। जनूबी एशिया का खित्ता बड़ा अजीब सा खित्ता है कि ममासलत बहुत ज़्यादा है। मैं नेपाल आया, नेपाल में मुझे अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत नहीं पेश आई। मैं इंडिया जाता हूँ, अंग्रेज़ी नहीं बोलने की ज़रूरत पेश आती। इवन मैं भूटान जाऊँ, मुझे अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन यहीं पर इसी खित्ते में इंसानी अलमिये जन्म लेते हैं। कर्नल हबीब ज़ाहिर भी इस इंसानी अलमिये का हिस्सा है। वो आए, भूटान आए, नेपाल आए, उनका टिकट एक इंडियन शहरी ने करवाया, फिर उनका कमरा सफल चौधरी ने करवाया, फिर उनको डोली रंचल नामी शख्स ने बहरवा एयरपोर्ट पर रिसीव किया। उसके बाद वो लापता हो गए। कर्नल हबीब ज़ाहिर भी पाकिस्तान का उतना ही बेटा है जितना किसी और मुल्क का कोई और बाशिंदा। हमें सब को, हमारी हुकूमत को और हम जर्नलिस्ट को, इंटेलेक्चुअल्स को उस एक शख्स के लिए जो पाकिस्तान का फिर कहूँगा उतना ही बेटा है, ज़रूर उसको तलाश करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और साथ साथ हम साउथ एशिया में रहते हैं। सार्क इसलिए बनाई गई थी कि सार्क तंजीम में नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, छोटे मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। वो भी उतने खुद मुख्तार अपने आप को समझते हुए, अपनी सॉवरेंटी को असर्ट करते हुए अपने अपने बॉर्डर्स की मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से कर सकें। ये सारे मसाइल हमारे मुश्तरका मसाइल हैं। हम भी अपने एक बेटे की तलाश में इधर आए थे। बॉर्डर की सूरत हाल हमने आपको बता दी। प्रोग्राम रूबरू से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।